हेलो, हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो है कि हम प्रैक्टिस सेट जो है कि ये 5 लेकर चले हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चनों में जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 पे चलते हैं कि जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें सरल दंड, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिडिक आरेख या बहुरेखा आरेख, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पिरामिडिक आरेख। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं कि हिंदू विवाह, ठीक, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाती है। तो बताइए इसमें क्या कहलाएगी? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या आर्ष विवाह। तो देखिए अगर हम विवाह के प्रकार की बात करें तो विवाह कुल कितने हैं? विवाह के 8 प्रकार है। ठीक, 8 प्रकार विवाह है, जिसमें क्या है? दैव विवाह है। ठीक, दैव विवाह ये विवाह के सब प्रकार ही है। तो जिसमें दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और 50 विवाह आते हैं। ठीक, तो जिसमें हर विवाह के अपने अपने क्या है कि अपने अपने रूल है, तरीके हैं। ठीक, तो इसी प्रकार इसको अन्य कई रूपों में विभाजित किया है। तो अगर हम बात करें ना तो जो ये हिंदू विवाह में जो ये दैव विवाह होता है ना, ये दैव विवाह ये ऐसा विवाह है कि इस विवाह में क्या किया जाता है कि अगर कोई पुरोहित अगर यज्ञ संपन्न करवाता है, ठीक है, अगर पुरोहित जो है यज्ञ संपन्न करवाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो होते हैं, जो संपन्न जो यज्ञ करवा रहा है वो क्या करते हैं, उस पुरोहित को दान के बदले में क्या करते हैं, वो अपनी कन्या को उनको दे देते हैं। ठीक, तो ये प्रकार, इस प्रकार के विवाह दैव विवाह कहलाती है। ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी सही है। आइए अब चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें प्रसव केंद्र, प्रशिक्षित दवाइयां, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य चर, ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर क्या है कि जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा, ये हमारा इसका आंसर होगा। देखिए जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको क्या करती हैं, ये आशा हुई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ये लोग क्या है, उन लोग को शिक्षा देती है, प्रशिक्षित करती है। अगर वो लोग जो है कि गांव-गांव में जाके, कस्बा में जाके औरतों को शिक्षित करें कि देखिए अगर आपको जो है कि अगर वो गर्भवती हैं स्त्री, तो उनको प्रशिक्षित करें कि आप हर महीने जाके स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जाँच कराइए। ठीक, बच्चे को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आपको तो आप जाके उसका अपने शिक्षा, वो जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लीजिए। तो क्या ये सब शिक्षा ही है एक प्रकार का? तो जो है ना, हमारा आंसर क्या है? सी, शिक्षा के द्वारा हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। सोरोरेट विवाह क्या है? सोरोरेट विवाह क्या है? ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह, मामा की लड़की के साथ विवाह, या फिर मौसेरे भाई बहन का विवाह, या चचेरे भाई बहन का विवाह। तो देखिए जो विवाह है ना, जो ये विवाह जो है, ये जो सोरोरेट विवाह है, ये मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच होने वाला विवाह है। ठीक है, तो अगर जो मृत पत्नी होती है, उसके जो अगर कोई पुरुष है, उसकी पत्नी मर गई, तो उस पुरुष को तो सबसे पहले क्या कहेंगे? विदुर कहेंगे। ठीक, और वो विदुर अगर अपनी पत्नी की बहन या अपनी साली से शादी करता है तो उस विवाह को ही सोरोरेट विवाह कहते हैं। ठीक, और अगर हम बातें करें कि लेविरेट विवाह, ठीक, लेविरेट विवाह की बात करें तो यहाँ तो जो है कि विदुर हो गया, ठीक, पुरुष अपनी साली से शादी कर रहा है, लेकिन अगर वहीं पे कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो उस विवाह को, अगर वो अपने पति के भाई से या अपने देवर से जो शादी करती है, उस विवाह को क्या विवाह कहा जाएगा? तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा? उस विवाह को लेविरेट विवाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेविरेट विवाह। इसे जो इसमें क्या करती है, जो विधवा स्त्री रहती है वो क्या करती है? विधवा स्त्री जो है अपने देवर से शादी करती है। तो हमारा आंसर क्या है? मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच
वे विवाह ही सोरोरेट विवाह कहलाता है। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? देखिए, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? अगर हम ऑप्शन देखें, ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या इनमें से सभी, तो भोज्य पदार्थ जो होता है ना उसको क्या करते हैं? बैक्टीरिया जो है इस ऑप्शन में हमारा क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है? भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हमारा जीवाणु है बैक्टीरिया को ही हम जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु की बात करें तो इसके बहुत सारे जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, क्लस्ट्रिडियम वेल्काई, क्लस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये सब क्या है? ये जीवाणु के एक प्रकार है जो कि भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें भोजन जीवाणु में, भोजन को जो नष्ट करने वाले अन्य पदार्थ बस वो अन्य के जीवों के बारे में बात करें तो जो प्रोटोजोआ होता है ना, ये प्रोटोजोआ भी क्या करता है? ये भी भोजन को नष्ट करता है। उसी प्रकार अगर हम फंगी की बात करें तो ये भी क्या करता है? भोज्य पदार्थ को नष्ट करता है। वहीं पे एल्गाई की बात करें तो एल्गाई भी क्या होता है? ये भी भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गाई, ये सब क्या है? ये सभी जो है कि भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। ठीक, वहीं पे ये बैक्टीरिया की अगर हम प्रकारों की बात करें, जो जीवाणु होते हैं जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, उसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, ठीक, क्लस्ट्रिडियम वेल्काई, ठीक, फिर क्लस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये सभी क्या है? ये सभी बैक्टीरिया जो है ये जीवाणु है उसके। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सी। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे 6 पे। तो क्या है कि खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जो क्रिटिकल इकाई होती है वो किस प्रकार दिखाई जाती है? ऑप्शन देखें, 1.2 गुणे BMR, 1.4 गुणे BMR, या 1.2 गुणे BMI, या 1.4 गुणे BMI। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी सही है। क्या है? 1.4 गुणे BMR। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 7 पे कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज पदार्थ। तो जो देखिए अगर बात करें हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं, अगर हम बात करें तो देखिए, ये देखिए हमारा CHO होता है सबसे ऊपर। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो प्रोटीन, ठीक, उसी प्रकार बात करें हम तो वसा, ठीक, अगर हम बात करें तो खनिज, जल और विटामिन। ठीक, विटामिन, ठीक, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक, और अगर हम बात करें कि तो इसमें सबसे प्रमुख क्या होता है? ये देखिए CHO भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो ये तीनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन सबकी ऊर्जा प्रदान करने की सीमा अलग अलग है। ठीक, ये हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए आवश्यक होता है। अगर इसमें से अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसका कार्य की बात करें तो ये निर्माणात्मक कार्य है। अगर हम इसको आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम खाएं और प्रोटीन ज्यादा लें तो क्या होता है कि ये जो ये प्रोटीन है ना, ये अपना कार्य जो है ना, अगर हमारे शरीर में CHO की कमी हो जाती है तो क्या होगा? ये प्रोटीन अपना अतिरिक्त कार्य करने लगता है, यानी ऊर्जा देने का काम करेगा। जब ऊर्जा देगा तो इसका निर्माणात्मक कार्य जो है वो इसका कुछ कम हो जाएगा। तो हमें क्या है कि जो ये CHO है ना, है ये जो हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे कि ICMR-AIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। देखिए ये हमारा 2021 में जो ये TGT में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि 2020 में
ठीक है। तो इसमें आयोग ने क्या किया था, 30 माना था, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर इसका देखा जाए तो 40 ग्राम होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसे क्या किया था, 30 माना था। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। और क्या है कि बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत बीच पाया जाता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75% या 75 से अधिक। 9 का आंसर क्या होगा बताइए। इसमें आप लोग बताएंगे कि 9 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसकी अगर हम बात करें, क्या अगर हम इसकी बात करें तो जो 40 से 60% है ना, ये जो 40 से 60% है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये जो 40 से 60% है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब बात करें हम अगर क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। आवश्यकता से अधिक कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। अगर ऑप्शन देखें, अति पोषण, अल्प पोषण, कुपोषण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अगर वो क्षमता से अधिक अगर भोजन जो अगर क्षमता से अधिक वो जो है कि भोजन करता है, क्या है, क्षमता से अधिक भोजन करता है तो क्या कहलाएगा, वो क्षमता से अधिक अगर भोजन करता है तो वो कहलाएगा अति पोषण। क्या कहलाएगा, अति पोषण, जो कि व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या तो उसको मोटापा से ग्रसित हो सकता है, या तो उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा अति पोषण। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं कि द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। ठीक, जो द्रौपदी विवाह था वो किसका उदाहरण है। अगर हम ऑप्शन देखें तो अभातृक बहुपति विवाह, क्या अभातृक बहुपति विवाह, भातृक बहुपति विवाह, शाली विवाह या फिर समकालिक शाली विवाह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, जो भातृक बहुपति विवाह है ना, ये जो है इसका उदाहरण है। भातृक बहुपति विवाह क्या है, इसका उदाहरण है। इसमें क्या है कि इसमें एक स्त्री के बहुत सारे पति हो सकते हैं, लेकिन वो पति क्या होंगे, वो सभी भाई होंगे। ठीक, अगर अभातृक बहुपति विवाह की बात करें ना, तो अभातृक पति विवाह में क्या होता है, अगर कोई स्त्री है तो अगर वो किसके बहुत मतलब 1 से 2 पति है या 4 पति हैं, तो उसमें उस स्त्री का जो पति होंगे ना वो भाई नहीं होंगे। ठीक, वो अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। तो ये अभातृक बहुपति विवाह हो गया। और शाली विवाह का तो हम लोगों ने बात किया कि सोरेरेट विवाह कह रहे हैं। ठीक, तो हमारा आंसर बी क्या है, सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पे कि इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया है। अगर हम बात करें, ऑप्शन देखें कि जिमरमैन, मर्डाक, लिपलिंग या बर्गेस, किसने दिया है। तो जो ये है इसका आंसर हमारा स्तंभ परिवार का संप्रत्यय जो है ना, स्तंभ परिवार का संप्रत्यय जो है लिपले ने दिया है। किसने दिया है, स्तंभ परिवार का जो है, स्तंभ परिवार का संप्रत्यय जो है लिपले ने दिया है। किसने दिया है, तो लिपले ने दिया है। हमारा आंसर सी सही होगा। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 पे। विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार या वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार। तो देखिए जो ये विस्तृत परिवार है ना, इस परिवार का जो है, इस परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। क्या होता है, इस परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बी। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 पे। ठीक, अगर क्वेश्चन देखें कि जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें 1911, 1951, 1921, 1932, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा 1921। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1921। इसी वर्ष महान विभाजक देखने को मिला था, वो भी किसमें, तो जनसंख्या में। जनसंख्या में इस वर्ष क्या हुआ था, जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई थी। ठीक, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी इसी वर्ष।
तो इसीलिए इस वर्ष को महान विभाजक जो है कि इस वर्ष को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। तो क्या है कि भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? तो जेंडर बजटिंग की बात कर रहा है, ठीक। तो जेंडर बजटिंग की बात कर रहा है तो ऑप्शन अगर हम देखें 2002, 2005, 2007 या 2008। तो जो जेंडर बजटिंग है इसको क्या किया गया था? 2005 में लागू किया गया था और इसमें स्त्रियों को जो है कि समान रूप से उनको भी सुविधा प्रदान करने की बात की गई थी, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे बात करें अगर, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अगर ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 16। तो देखिए जो ऑप्शन सी है ना, ये हमारा इसका आंसर होगा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है कि ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? अगर ऑप्शन देखें 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15,000, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें 18 पे। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसके संदर्भित करता है? ठीक, तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें, पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की परिस्थिति तथा समादर के बीच अंतर, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 19 पे। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और अगर हम ऑप्शन देखें इसका, तो सीमा शुल्क, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा, अनौपचारिक नियंत्रण, उपहास, प्रत्यक्ष नियंत्रण, संस्कार या अनौपचारिक नियंत्रण। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उपहास। ये प्रत्यक्ष नियंत्रण ना होके ये अप्रत्यक्ष है। क्या है? ये अप्रत्यक्ष है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे कि योजनाबद्ध जो है कि सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो योजनाबद्ध अगर हम इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखें, आंदोलन, प्रगति, विकास या वर्ग संघर्ष। तो जो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रगति, ठीक। प्रगति क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया है, ये एक निश्चित प्रक्रिया से चलता है, एक निश्चित क्रम से चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आइए बात करें कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन है। ये परिभाषा किसकी है? ठीक, इस परिभाषा किसकी है? अगर हम ऑप्शन देखें, के डेवियस, मैकीवर एवं पेज, H.M. जॉनसन या बिलबर्ट, ई मोड। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो अगर हम 21 के आंसर की बात करें ना, तो 21 का आंसर हमारा हो जाएगा, 21 का आंसर क्या होगा कि 21 का आंसर हमारा होगा ये जो है ना, के डेवियस। ये के डेवियस क्या है? इसका जो है कि इन्होंने ही ये परिभाषा दिया है। ओके, तो हमारा आंसर ए सही है। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति के से अभिप्राय में क्या शामिल है? अगर ऑप्शन देखें, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा,
ठीक, ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य में को खतरे में डालता है, या ऐसा कोई व्यवहार जो महिला का स्वास्थ्य को विकास को रोकता है। तो ये सभी क्या है, अगर उपयुक्त सभी, तो हमारा आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, आइए अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 पे क्या है कि अंतरपीढ़ीय संघर्ष से क्या आशय है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष से क्या आशय है। अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम बात करें कि दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, क्या, दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, या उपयोग में से कोई नहीं। तो देखिए, अंतर संघर्ष पीढ़ी क्या होता है, अगर कोई दो परिवार है, ठीक ठीक, कोई दो परिवार है और उसके अंदर क्या है, दोनों के बीच कई पीढ़ियों से कोई दुश्मनी है, कोई दुराव है किसी प्रकार का, ठीक, या फिर कोई संबंध है, ठीक, तो जो कि उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो है कि एक दूसरे में व्यवहार नहीं बना पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या है, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। यानी अंतर संघर्षीय पीढ़ी का मतलब जो होता है, संघर्ष का क्या मतलब होता है कि दो पीढ़ियों के मध्य क्या होगा, मूल्यों में, वैचारिक मूल्यों में असमानता। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी सही है। ठीक, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो जो भारत में गरीबी जो सूचकांक है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन देखें तो केंद्रीय समाज सांख्यिकी कार्यालय, ठीक, और नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जो ये नीति आयोग है ना, ये क्या करता है, ये गरीबी सूचकांक जो है कि यही जारी करता है। ठीक, तो हमारा आंसर 24 का बी होगा। क्या होगा, हमारा आंसर 24 का बी होगा, नीति आयोग। ओके, चलिए आइए अब हम जो है कि इस पे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन देखिए, एन ओकले, मारिया मिस, मेग स्टेजी, या करुणा चानना। 25 का आंसर बताइए। तो जो 25 के आंसर की बात करें ना, तो ये जो करुणा चानना है ना, करुणा चानना, इन्होंने ही पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, करुणा चानना ने। ठीक, आप लोग का भी आंसर सही मिल रहा होगा। ठीक, करुणा चानना ने ही ये जो है कि जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारा आंसर क्या है, डी। आइए चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो सामाजिक नियंत्रण का, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण अगर हम बात करें, अगर एक बच्चा होता है तो क्या उसका सबसे पहला जो कहते हैं ना, ये ऑप्शन पहले अगर हम देखें, परिवार, पड़ोस, स्कूल, या नातेदारी। तो देखिए अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे का, क्या छोटा बच्चा है अगर, तो जब वो प्राकृतिक वातावरण में आता है तो सबसे पहले उसका सामना क्या होता है, अपने परिवार से होता है, अपनी माँ से होता है, ठीक, अपने पिता से होता है और घर के अन्य सदस्यों से होता है। तो जो बच्चा होता है तो क्या करता है कि वो अपने परिवार से ही सारी चीजों को पहले शुरू में सीखता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, परिवार ही हमारा सामाजिक, पहला सामाजिक वो है, संरचना है, जिसके वजह से, जिसके द्वारा व्यक्ति, बच्चा जो सीख कर बड़ा बनता है और समाज में वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार होता है। ठीक, हमारा आंसर ए सही है। परिवार ही, माँ अगर बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो माँ क्या करती है, बच्चे को नियंत्रण करती है। ठीक, और बच्चे को जो है कि ये कार्य करोगे तो ये गलत है, क्या सही है, उसको बताती है। तो बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसको धीरे 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 सामाजिक के परिवार के बाद वो बाहरी दुनिया में जब आता है तो उस चीजों को वो जो है कि फॉलो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रम को समकालित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं और पर्यावरण विकास। 27 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 27 का आंसर की बताइए। 27 के आंसर की अगर हम बात करें ना, तो जो 27 है इसका आंसर क्या होगा? विकास में महिलाएं। क्या होगा? विकास में जो महिलाएं हैं, ये हमारा आंसर 27 का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? अगर हम ऑप्शन देखें तो दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या पत्नी की पिटाई करना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपहरण। ये क्या है? ये घरेलू हिंसा नहीं है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक, कि तो दहेज मृत्यु ये क्या? ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। और अगर बात करें यौन उत्पीड़न का, तो ये भी आएगा, और पत्नी की पिटाई करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ठीक, तो अगर हम 29 की आंसर की बात करें, तो ये जो होता है ना, इसको विस्तारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विस्तारण। ठीक, ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलते हैं, कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? अगर ऑप्शन देखें, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। तो देखिए, जो रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत है ना, ये दोनों ही सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है। क्या है? ये दोनों ही सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन के हैं। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे चलते हैं। तो क्या है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें, तो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति, ठीक, महिलाएं, ए और बी, तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर बात करें हम 32 की, कि स्वजन पक्षपात या पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? ठीक, अगर ऑप्शन देखें, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेद पोष, अपराध या संघर्ष का। 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर बताइए। तो अगर हम 32 के आंसर की बात करें ना, तो जो ये जो है 32 के अगर हम आंसर की बात करें, तो जो ये भ्रष्टाचार होता है ना, ये जो भ्रष्टाचार होता है, ये हमारा इसका उदाहरण है। ठीक, आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। अगर ऑप्शन देखें, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, या फिर सेवा के क्षेत्र में। तो जो ये प्रचंड बेरोजगारी है ना, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी कहाँ पे? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। और ये क्या है? तो एक प्रकार का समझिए तो कि जैसे कि कोई कृषि कोई किसी के पास खेत है, ठीक, उसमें क्या है कि 3 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य क्या करते हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन एक सदस्य जो है वो खाली बैठा है, अब उसके पास कोई काम नहीं है। 2 जो व्यक्ति उनके लिए पर्याप्त है वो कृषि का कार्य करना, वो खेती का कार्य करना उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति बैठा है, अब उसको कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो भी कहीं ना कहीं जाके इसमें इन्वॉल्व होगा। तो यही एक प्रकार का प्रचंड बेरोजगारी है। ठीक, तो हमारा क्या है? ऑप्शन 33 का, क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी क्या है? सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कि संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अगर हम ऑप्शन देखें, समाज, विद्यालय, समुदाय या परिवार। 34 का आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर भी हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? परिवार। ठीक है, परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है? संस्कृतियों को बढ़ाती जाती है।
ठीक, आज जैसे कि जैसे कोई त्योहार है, कोई परिवार का, हर लोग का अपना, हर जाति है, समुदाय है, सबका एक अपना अपना त्योहार होता है। ठीक, इस तरह से देखें तो क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे देखिए हमारे हिंदू का त्योहार क्या है, दिवाली है। ठीक, दीपावली हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। तो अगर हम बात करें तो क्या है, उसमें हम परिवार सभी लोग मिलते हैं। ठीक, सभी लोग एकजुट होकर दीपक जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो क्या है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारा चलते आ रहा है ना। ठीक, तो क्या कर रहा है, उसमें हमारा परिवार ही हमारा सहयोग कर रहा है। वो हमें बताता है कि देखो दीपावली है, इसके दिन ये होता है, ये किया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सब चीजें हमें परिवार बताता है। तो संस्कृति के हस्तांतरण का जो मेन होता है वो परिवार होता है। हमारा क्वेश्चन 34 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो अगर हम ऑप्शन देखें ए, सी, डी या बी, तो केला क्या होता है, तो हमारा केला, जो केला की अगर हम बात करें ना, तो केला हमारा ये क्या होता है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। इसमें कार्बोज अधिक पाई जाती है। ठीक, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि सामान्यतः रक्त और कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। ठीक, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ऑप्शन की, तो कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मेयुलोमा या लिम्फोमा। बताइए 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम 36 के आंसर की बात करें ना, तो 36 में हमारा आंसर होगा क्या, तो जो क्या बोले कि अगर 36 के आंसर की बात करें ना, तो ये कार्सिनोमा जो है ना, ये कैंसर से संबंधित नहीं है, ये एक घातक ट्यूमर होता है। ये क्या होता है, ये एक घातक ट्यूमर से संबंधित है। ठीक, चलिए तो हमारा आंसर ए सही है। ओके, आइए बात करते हैं 37 पे कि निम्न में से कौन सा एक कोशीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें एस्केरिस, लेशमेनिया या यकृत प्रणाव या फीता कृमि। ठीक, 37 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 37 के आंसर की बात करें ना, तो जो ये लेशमेनिया है ना, लेशमेनिया ये जो है, ये एक कोशीय जीव काला जार का रोग का कारण होता है। क्या होता है, तो लेशमेनिया। ठीक, लेशमेनिया हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि लेशमेनिया क्या है, तो ये ए जो है ना, लेशमेनिया जिन प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होता है। जिन प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण ये क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जिन के या प्रोटोजोआ के कारण होता है। ओके, तो हमारा बी आंसर सही है। ओके, आइए अब चलते हैं पे चलते हैं कि क्षय रोग किसके कारण होता है। ठीक, तो क्षय रोग अगर हम ऑप्शन देखें प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक, तो क्षय रोग जो होता है ना, ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक, और हमारा आंसर क्या है, आंसर सी सही है। ठीक, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे कि गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफेद धारियां कहलाती हैं। ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है, गर्भावस्था नकाब, लीनिया नाइग्रा या स्ट्राइग्रेविडेरम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा स्ट्राइग्रेविडेरम। और अगर हम लीनिया नाइग्रा की बात करें ना, जो लीनिया नाइग्रा की बात करें, तो ये जो गर्भावस्था में स्त्री को क्या होता है कि पेट के ना उदर के बीचों बीच में हल्की हल्की भूरी सी रेखा धारी दिखाई देती है। ठीक, उसे बोला जाता है लीनिया नाइग्रा। और स्ट्राइग्रेविडियम होता है जो कि आफ्टर बर्थ भी उसको कुछ धारियां जो है कि देखी जा सकती हैं। ठीक, तो हमारा आंसर सी क्या है, सही है। अब चलते हैं 40 पे कि विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया। अगर ऑप्शन देखें हर्बर्ट स्पेंसर, ई दुर्खी, टीबी बाटोमोर या एलटी हाबहाउस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, टीबी बाटोमोर। ओके, चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। ओके, 41 पे क्या है कि अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। अशुद्ध जल की बात कर रहा है। ठीक, तो हम पहले इस पे कर लेते हैं, कहाँ गया ये, अशुद्ध जल पे गोली बना लेते हैं। ठीक,
जल के द्वारा फैलने वाली रोग की बात हो रहा है। अगर ऑप्शन देखिए क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं, तो अशुद्ध जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा। ठीक, हैजा, ये इस जो है हैजा है, यही अशुद्ध जल के द्वारा फैलता है और ये क्या है? एक जीवाणु जनित है। ठीक, और इसके अगर जीवाणु की बात करें तो विब्रियो कालरी। ओके, इसके जीवाणु का नाम विब्रियो कालरी है। ठीक, तो हमारा आंसर सी। ठीक, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को कहा जाता है? एंटीफ्लेक्सियान, प्लांटर फ्लेक्सियान, एंटीवर्जन या डार्सीफ्लेक्सिया। ठीक, हमारा 42 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 42 का आंसर क्या होगा? अगर हम 42 के आंसर की बात करें ना, तो जो 42 के आंसर की बात करें तो एंटीवर्जन इसका आंसर होगा। ओके, ठीक, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एब्रॉर्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। एब्रॉर्प्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। अगर ऑप्शन देखें तो प्रसव पूर्व रक्तस्राव या प्रसव पश्चात रक्तस्राव या गर्भपात या नीचे लेटे हुई नाल। तो जो प्रसव पूर्व जो होता है ना, अगर कोई स्त्री है, अगर कोई स्त्री को क्या होता है कि प्रसव पूर्व अगर, ठीक, प्रसव पूर्व अगर रक्तस्राव हो जाता है तो उसी अवस्था को एब्रॉर्प्शन प्लेसेंटा की स्थिति कहते हैं। ठीक, ये जो है कि ये इसमें जो है कि बच्चा जो है कि अभी पूरा उसका डे पूरा नहीं हुआ रहता है और उसी वक्त अगर स्त्री को जो है कि ब्लड आने लगता है तो इस अवस्था को बोलते हैं एब्रॉर्प्शन प्लेसेंटा की स्थिति। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। मल्टीपेरा में प्रसव की प्रोपोलिस अवस्था होती है 10 मिनट, 20 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 20 मिनट। 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा 20 मिनट। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे प्रीमेग्रेविडा की बात करें, क्या कहे? प्रीमिग्रेविडा की बात करें ना, प्रीमिगेडा। ठीक, ये क्या होता है? इसमें जो प्रसव, इसमें क्या होता है? इसकी अवधि कितने मिनट की होती है? 10 मिनट। तो मान लीजिए अगर हमें इस बार पूछ लिया मल्टीपैरा की प्रसव की प्रोपोलिस अवस्था पूछा और अगली बार अगर ये पूछ लिया कि ये 10 मिनट किसकी अवस्था है, तो प्रीमिगेडा की अवस्था को ही ये 10 मिनट की अवस्था होती है इसकी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 20 मिनट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। EDTA कैल्शियम आकलन के लिए कोई उपयुक्त नहीं है। यह कैल्शियम को नष्ट कर देगा, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा या उपयुक्त सभी। तो जो EDTA जो है ना, ये किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो अगर हम बात करें तो ये जो कैल्शियम को ना, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। ठीक, ये क्या करता है? कैल्शियम को बांध देता है और कैल्शियम के जो कि कैल्शियम के लिए आवश्यक एक तत्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे कि किंडरगार्टन का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्या लिखा है? किंडरगार्टन का जनक कौन है? अगर हम ऑप्शन देखें, पेस्टालोजी, रूसो, लाक या फ्रोबेल। तो जो किंडरगार्टन है ना, इनके जो संस्थापक हैं, इसके जो है वो फ्रोबेल है। ठीक, इन्होंने ही बच्चों का बगीचा कह के जो है कि संबोधित किया था किंडरगार्टन को। ठीक ना, किंडरगार्टन जो है इन्होंने बच्चों का बगीचा क्या कहा है? बच्चों का बगीचा। ठीक, ठीक, इन्होंने बच्चों का बगीचा कहा है। इन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार, ठीक है, आप
जो है कि गार्डन में जाते हैं और फूलों को अच्छे से सींचते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी एक फूल के समान होता है। और बच्चे को आप जिस प्रकार से उसको सींचेंगे, बच्चा आगे चल के वैसा ही जो है कि वो बढ़ेगा, उसी प्रकार के वो आपके साथ व्यवहार करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 पे चलते हैं कि प्याजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, रियसिबिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन, या चेंज फ्रॉम परसेप्चुअल टू लॉजिकल जजमेंट, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 48 पे चलते हैं। अब ये क्या है कि इसमें पूछा है कि प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है, ठीक, तो कितना होता है? अगर ऑप्शन देखें तो 50 से 60, 70 से 80, 80 से 90, या 110 से 125। तो जो प्रौढ़ावस्था होता है में है ना, तो जो प्रौढ़ावस्था में ये प्रकुंचन दाब होता है वो होता है 110 से 125। ठीक, हमारा आंसर डी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं कि किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है दैनिक जीवन से पलायन, माता पिता का दबाव, आनंदमय भावनाएं, या कुछ अवैध करने का रोमांच। तो जो बच्चे होते हैं ना किशोरावस्था में, वो लोग कुछ चीजें मादक पदार्थ वगैरह हुआ या कुछ जैसे कुछ नशीली चीजें वगैरह यूज करते हैं। तो उनका ये मेन मकसद क्या होता है कि वो लोग उसका आनंद लेने के लिए करते हैं। ठीक, तो आनंदमय भावनाएं उनके वो करने के लिए जो है ये क्रिया करते हैं। तो हमारा आंसर सी सही है। आइए चलते हैं 50 पे कि नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है शहद, जल, माँ का दूध, या फिर गाय का दूध। तो देखिए जो नवजात शिशु होता है ना, इसका प्रथम आहार ही क्या होना चाहिए? माँ का दूध होना चाहिए। ठीक, जो कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है। तो बच्चे नवजात शिशु का प्रथम आहार ही माँ का दूध। और माँ की दूध की बात करें ना, तो जो कोलेस्ट्रम होता है ना, जो माँ के बच्चा आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा के तो जो पीला दूध निकलता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो बच्चे को जो है कि विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरक्षी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं कि शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। ठीक, तो क्रीपर आयु कब से कब मानी जाती है? अगर हम ऑप्शन देखें 8 से 9 महीना, 2 से 4 महीना, जन्म से 4 महीना, या फिर 2 से 4 वर्ष। ठीक, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 51 की बात करें ना, तो जो ये 51 की बात करें तो जो ये 2 से 4 महीना है ना, ये बच्चों की कीपर एज मानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 52 पे चलते हैं। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। ठीक, तो औसत की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें 17 से 21 इंच, 19 से 24 इंच, 11 से 17 इंच, या 27 से 29 इंच। तो जो नवजात जो शिशु होता है उसका औसत की बात करें ना, तो ये 17 से 21 इंच होता है। ठीक, और इसकी जो वेट की बात करें ना, तो 3 से 6 पाउंड के करीब में होता है औसत। ठीक, तो हमारा आंसर ए क्या है? 52 का। हमारा 52 का आंसर जो होगा, 52 का आंसर ए सही है। ठीक, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पे। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। सीमित क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन देखें महामारी, विश्वमारी, या स्थानिक विकिरण, तो एक सीमित क्षेत्र में है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्थानिक। ठीक, ये कहलाएगा स्थानिक। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि ये जो है कि अगर पूरे देश में अगर ये फैले, अगर ये पूरे देश में फैले तो इसे क्या कहेंगे?
एपिडेमिक कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें इसकी कि अगर ये महामारी अगर देश में ना फैल कर विश्व में फैल जाए तो इसे कहेंगे पेंडेमिक। ठीक है, इसको पेंडेमिक बोलेंगे। तो हमारा आंसर स्थानिक क्या है, सही है। चलिए आई क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। अगर ऑप्शन देखें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हरविलास शारदा है इनके प्रयासों से ही 1929 में जो है कि ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। किसके प्रयासों से, तो हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में। ओके, आइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 56 पे चलते हैं कि भारत में दहेज विरोधक कानून कब हुआ। भारत में दहेज विरोधक कानून कब पारित हुआ। अगर ऑप्शन देखें 1955, 1961, 1957 या 1959 में। तो 1961 में दहेज विरोधक अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1961। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 57 पे चलते हैं। तो क्या है, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के डैश सप्ताह के बाद किया जाता है। कितने सप्ताह के बाद। अगर ऑप्शन देखें 28 सप्ताह, 20 सप्ताह, 30 सप्ताह या 36 सप्ताह। 57 का क्या आंसर होगा, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 57 के आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। 57 का आंसर होगा हमारा ये जो 28 सप्ताह है ना, 28 सप्ताह के बाद का जो है ये हमारा आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा वर्त कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है। बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम 58 की बात करें ना, तो जो ये हमारा ये दूसरा चरण है ना, ये दूसरा चरण, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक। कहीं कहीं हम कुछ चीजों को तुरंत डायरेक्ट उसके आंसर पे बता दे रहे हैं कि कुछ चीजें हैं कि थोड़ा मुझे एक्सप्लेन नहीं सब लग रहा है कि वहां पे करें, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 58 का सी। चलिए आइए बात करें 59 की कि मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है, ठीक। तो क्या है, अगर ऑप्शन देखें एंथ्रोपोमेट्री, मानवमिति, क्लिनिकल नैदानिक विधि, जैव रासायनिक बायोकेमिकल विधि या आर्य सर्वेक्षण विधि, ठीक। तो जो ये बात करें, अगर ये मनुष्य की शारीरिक आयामों की बात करें ना, तो ये हमारा एंथ्रोपोमेट्री है। इसमें क्या किया जाता है कि मनुष्य को जो है ना, जो उसका आहार और पोषण, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि आहार एवं पोषण में जो है ना, आहार एवं इसके अंतर्गत कुपोषण और सुपोषण, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सुपोषण एवं कुपोषण का मूल्यांकन की जो है ना, इसमें कुपोषण एवं सुपोषण का मूल्यांकन जो है शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो है कि अगर उसकी हाइट को लिया जाता है, उसकी ऊंचाई को लिया जाता है, उसकी वेट को लिया जाता है, ठीक, ये सब के द्वारा व्यक्ति का जो है कि उसका पोषण और सुपोषण का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये शारीरिक आयामों की बात कर रहा है, ठीक। तो इसमें बाजू का घेरा देख सकते हैं कि उसके बाजू का घेरा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से व्यक्ति का सुपोषण है कि कुपोषण है उसका पता लगाएंगे। तो हमारा आंसर ए सही है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर हम 60 पे कि मेयोनेज़ में डैश स्पाइसीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मायोग्लोबिन, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन या लेसिथिन। 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा जो लेसिथिन है ना, इसी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, लेसिथिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या 61 पे। 61 पे लिखा है कि वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है जिस रूप में जाना जाता है, जो पदार्थ जिस रूप में जाना जाता है उसे क्या कहेंगे। अगर ऑप्शन देखें विलेय, विलायक, पारगम्यता या अर्ध पारगम्यता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें ना, तो इसके आंसर क्या होगा, ये विलेय होता है, उसी में क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा।
तो जिस घोल में पदार्थ वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलय। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, दाल में कितनी प्रतिशत पाई जाती है प्रोटीन? अगर हम दाल की प्रोटीन की बात करें ना तो 10 से 15% देखें ऑप्शन, अगर हम 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40% या 5 से 10%। तो देखिए जब दाल होता है ना, दाल में प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक, वो भी कितनी मात्रा होनी चाहिए दाल में रहती है प्रोटीन की मात्रा, तो जो है कि ये 20 से 25% है ना, दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% पाई जाती है, ठीक। और वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए दाल जो है खाना बहुत जरूरी रहता है, दाल उनको अपने दैनिक भोजन में क्या करना चाहिए, दाल को जो है प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, जैम, जेली, अचार या उपयुक्त। तो रसाकर्षण जैसे कि जैम है, जेली है, अचार है, इसको क्या किया जाता है, इसमें कुछ इसको क्या करते हैं हम लोग, सुखाकर या जो है कि कुछ चीजें मिलाकर इसको हम सुरक्षित रखते हैं, ठीक। तो इसमें जो ये है ना रसाकर्षण, जैसे जैम जेली में पैक्टिन को मिलाया जाता है, ठीक, उसी प्रकार अचार में भी बात करें तो अचार में हम डालते हैं नमक, ठीक, अचार में सिरका भी डाल के हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक, उसको ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखते हैं, उसमें नमक की मात्रा या उसमें जो नमी है उसको कम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 63 का डी। 64 पे चलते हैं कि तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। तो अगर ऑप्शन देखें, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो जैसा ऐसा अवस्था होता है ना, जो शैशवावस्था, इस अवस्था में जो होता है कि तीव्र वृद्धि दर और मांसपेशियों का विकास होता है, इसमें बहुत तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में अगर बात करें बच्चों में ना, तो बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जो होता है हाइट वगैरह वो ज्यादा होता है, वो लोग थोड़ा उससे ज्यादा होता है, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 65 पे चले। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं, ठीक। अगर हम ऑप्शन देखें, पालक, बंद गोभी, फूल गोभी या सलजम, तो जो गाइट्रोजेनिक पदार्थ होते हैं ना, जो कि हमारे थायरॉक्सिन के लिए प्रभावित करते हैं, उसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो ये जो सलजम होता है ना, सलजम में गाइट्रोजेनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। वहीं पर अगर हम पालक की बात करें, बंद गोभी, फूल गोभी की बात करें, तो ये गाइट्रोजेनिक पदार्थ है, इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है, और इसको खाने से कहीं ना कहीं हमारा थायराइड ग्रंथि पे, थायरॉक्सिन जो है कि जो थायराइड पे हमारा प्रभाव करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 66 का कि गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो 100 जो है कि अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 कारकों में या 220 कारकों में। तो गिलफोर्ड ने है ना, इन्होंने 120 कारकों में दिया है, और इन्होंने 3 रूप में बताया है, एक संक्रिया, ठीक, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा क्या है, उत्पाद। इन्होंने 3 जो है कि मॉडल बताया है, ठीक। आइए अब बात करें हम 67 की कि निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है, लिस्पिंग, स्टॉटरिंग, स्टैमरिंग या क्विंग। तो लिस्पिंग, स्टॉटिंग, स्टैमरिंग या क्विंग, बताइए इसमें से कौन सा भाषा दोष नहीं है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हमारा होगा क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जी, क्या है ये, क्विंग क्या है, कोई प्रकार का भाषा दोष नहीं है। ये बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा क्राइंग करता है, उसके बाद बच्चा क्विंग करता है, ठीक। जो क्विंग होता है ना, बच्चे की दूसरी अवस्था होती है, तो ये भाषा दोष नहीं है, ये बच्चा का भाषा उच्चारण की एक अवस्था है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं?
अगर हम ऑप्शन देखें 6 से 12 महीने, 12 से 15 महीने, 15 से 18 महीने या फिर 18 से 24 महीने, किस महीने में जो है बच्चा ज्यादातर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो जो ये 18 से 24 महीना है ना, इसमें बच्चे ज्यादातर दो शब्दों वाले अक्षर जो है वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित या आनुवंशिकता से प्रभावित। तो जो विकास होता है ना, विकास का हर क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक, विकास हमारे हर एक क्रिया से उसकी दूसरी क्रिया क्या है, कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। इसीलिए कहा गया है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है और जो कि एक दूसरे से संबंधित होता है। हमारा आंसर 69 का क्या हो जाएगा? हमारा 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, एक दूसरे से क्या होगा? एक दूसरे से वो संबंधित होगा। ओके, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहली खुराक से 2 माह बाद, दूसरी खुराक से के 3 माह बाद या फिर पहली खुराक के 5 माह बाद या फिर पहली खुराक के 6 माह बाद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहली खुराक के 6 माह बाद जो है ना ये दिया जा सकता है। कि इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एक एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी या डी, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 72 पे चलते हैं कि 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक। अगर एक 5 वर्ष का बालक है और वो जो है कि कागज है, तो कागज को एक सीधी रेखा में काटने की क्रिया करता है कब? 5 वर्ष का होता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अगर हम ऑप्शन देखें स्थूल क्रियात्मक कौशल या सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल या तकनीकी कौशल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उक्त कौशल क्या कहलाएगा? तो उक्त कौशल अगर हम देखिए, अगर इसको देखें स्थूल क्रियात्मक कौशल की बात करें तो स्थूल क्रियात्मक उस कौशल को बोलते हैं जिसमें बच्चा अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक छोटा बच्चा है और उसे अगर पेंसिल पकड़ने के लिए दिया जाए तो वो क्या करेगा? उस पेंसिल को पूरे हाथ के साथ ऐसे पकड़ेगा, तो क्या कहलाएगा? वो स्थूल क्रियात्मक, यानी वो पूरे अपने हाथ का प्रयोग कर रहा है। ओके, और वहीं पे अगर हम सूक्ष्म क्रिया की बात करें तो सूक्ष्म क्रिया में बच्चा क्या करेगा? सूक्ष्म क्रिया में बच्चा जो है कि अब उसके अंदर इतनी विकसित हो जाएगा उसका दिमाग कि वो पेंसिल को चाहे पेन को पूरे हाथ में इसे करके ना पकड़ के वो 3-4 उंगलियों का प्रयोग करके पकड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर होगा जो है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं कि ईर्ष्या एक डैश भावना है। तो अगर ऑप्शन देखें जन्मजात, अतिरिक्त या सकारात्मक या नकारात्मक, तो देखिए ईर्ष्या क्या है? अगर ईर्ष्या की बात करें ना तो इसका हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या है? ये नेगेटिव थिंकिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी क्या है? ये नकारात्मक होता है। ईर्ष्या क्या है? एक नकारात्मक भावना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 74 पे चलते हैं कि शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें तो जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर या फिर जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर या फिर विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर या जन्म एवं मृत्यु की संख्या के अंतर के आधार पर। तो जो ये शिशु मृत्यु दर की गणना है ना, ये जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 75 पे चलते हैं कि बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु जो है उन्मुक्ति देता है वो है। अगर ऑप्शन देखें सीरम, कोलेस्ट्रॉल या ऑक्सीटोसिन, तो जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल, ये जो है वो दूध है जो माँ जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद जो गर्भवती स्त्री जो दूध पिलाने वाली माता होती है उसके स्तन से जो 3 दिन तक जो निकलता है पीला गाढ़ा दूध, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम जो होता है ना बच्चे के जो है कि प्रतिरक्षा करता है
उसको सूक्ष्म जीवों से उसकी रक्षा करता है। यानी बाहरी वातावरण में जब बालक आता है तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो उस अवस्था में जो ये माँ का कोलेस्ट्रम होता है ना, वो जब बच्चा ग्रहण करता है तो उसकी शरीर जो है नॉर्मल होती है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षण व देखभाल करती है उन्हें कहते हैं क्रेच, बालवाड़ी या फिर शिशु स्कूल या रिमांड पर। तो हमारा रिमांड घर, तो हम अगर ऑप्शन देखें हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रैच। जो क्रैच होता है ना, ये 1 से 2 वर्ष तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए ये बना रहता है। और इसमें क्या होता है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो लोग अपने बच्चों को अपने जो कार्यस्थल पे वहां नहीं ले जा सकती हैं, उस अवस्था में उनके लिए वो समस्या बन जाता है कि वो काम करे या बच्चे को देखे। तो इसके लिए उनके सुविधा के लिए जो ये क्रैच है ना, इसकी व्यवस्था की गई। और इसमें जो है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, दिन भर बच्चों को उसमें केयर करते हैं, और जब माँ शाम को अपना काम खत्म करके जब घर जाती है तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो हमारा आंसर ए सही है। ठीक। और ये रिमांड घर क्या होता है? ये शिशु, ये जो है ना बालकों का सुधार, जो बालक अपराधी बालक होते हैं, चाहे जो गलत काम करते हैं, उनको सुधार के लिए इसमें रखा जाता है। ठीक। तो हमारा आंसर क्या है? क्रेच। चलिए 77 पे चलते हैं कि प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ठीक। अगर ऑप्शन देखें, स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलता पूर्वक पूर्ण प्रसव। तो जो प्राकृतिक प्रसव है, ये जो है स्वाभाविक प्रसव को ही प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। और अगर हम प्रसव के प्रकार की बात करें ना, तो 5 प्रकार का प्रसव होता है। 5 प्रकार का, जिसे में क्या है? प्राकृतिक प्रसव। ठीक। फिर आता है उल्टा प्रसव, इसे ही ब्रिज प्रसव भी कहा जाता है। ठीक। फिर आड़ा प्रसव, फिर उसके बाद से आता है औजारों के द्वारा प्रसव, और आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन के द्वारा प्रसव। ठीक। तो हमारा 5 प्रसव प्रकार के प्रसव हो जाते हैं। और जो ये स्वाभाविक यानी जिसे हम प्राकृतिक प्रसव कहते हैं, ये जो है कि गर्भवती स्त्री को पेन के साथ जो नॉर्मल प्रसव डिलीवरी होता है उसे ही प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। तो हमारा आंसर ए क्या है? सही है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए अब 78 की, कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो देखिए प्रथम, आरंभिक, तृतीय या अंतिम। तो जो गर्भावस्था होता है ना, तो पहले अगर थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करें तो हॉरलॉक ने क्या किया है, 2 भागों में, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। यानी जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है उसको प्रीनेटल बोला जाता है, और प्रीनेटल में भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है गर्भावस्था को, जो जिसमें होता है जाइगोट की अवस्था, एम्ब्रॉय की अवस्था, या और उसके बाद से फिटस की अवस्था। तो जो बच्चा जो है कि इसी प्रकार अगर हम संपूर्ण गर्भावस्था की बात करें ना, तो जो संपूर्ण गर्भावस्था की होती है को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, जिसमें जो है कि देखिए ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक। तो इसमें जो होता है ना, जो ये प्रथम 3 माह, 0 से जो होता है इसमें 3 माह होता है, 0 से 3 माह की अवस्था फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। ठीक। उसी प्रकार जो ये 3 से 6 माह की अवस्था होती है ये सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है, और जो 6 से 9 माह की अवस्था होती है ये क्या होता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। ठीक। तो जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, इसी में जो है कि कोई भी स्त्री को जो है कि अगर वो गर्भवती है तो गर्भवती के लक्षण जो है उसे प्रकट होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, और जो है कि यूरिन में जो है कि एससीजी का पाया जाना। तो ये सब चीजें क्या है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत ही दिखता है। ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो प्रथम 3 माह की बात कर रहा है, तो हमारा ये प्रथम 3 माह हमारा आंसर फर्स्ट ए क्या है, प्रथम सही है।
ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 79 पे चलते हैं। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। ठीक, तो क्या ऑप्शन देखें, फीटस, भ्रूण, युग्मनज या अंड। 8वें हफ्ते से जन्म तक, तो देखिए हमने अभी बात किया था ना कि जो है कि जो प्रीनेटल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, जाइगोट अवस्था, एम्ब्रॉय स्टेज या फीटस स्टेज। ठीक, तो जन्म से गर्भावस्था से लेके यानी गर्भावस्था से लेके 15 दिन की अवस्था क्या कहलाता है, ये जाइगोट की स्टेज कहलाता है, ये जाइगोट कहलाएगा। ठीक, वहीं पे अगर हम 15 से 2 माह की बात करें तो ये कहलाएगा, ये भ्रूणावस्था कहलाएगा। ठीक, इसे एम्ब्रॉय स्टेज भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करें जो ये उस 2 माह के बाद जो है, 2 माह के बाद जो है कि अब जो अवस्था जो आएगा, जो 2 माह के बाद की अवस्था आएगा वो कहलाएगा फीटस की अवस्था। तो यानी जो 8वें हफ्ते से जन्म तक की अवस्था की बात करें तो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 79 का, 79 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, तो अगर ऑप्शन देखें पॉलीफिनॉल, आइसोसेफ्लोवाइनोइड्स या फ्लेवोनोइड्स या करक्यूमिन, क्या कहलाता है बताइए। हल्दी में जो उपस्थित फाइटेनिक होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा करक्यूमिन। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 81 पे कि ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों को निकाला जाता है, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्मजीवों को निकाला जाता है, या फिर खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को मारना, या खाद्य के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना, या फिर रासायनिक क्रिया को दरी करना, कि दरी करना, ये मतलब कि दर कम करना या जो भी हो। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर इसका समझ गए होंगे, हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना ही ब्लांचिंग का हमारा वो होता है। तो ये ब्लांचिंग होता क्या है, अगर हम बात करें तो ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि जो जैसे मानते हैं हम फल को ब्लांचिंग कर रहे हैं या सब्जियों को ब्लांचिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, पहले उस फल को या सब्जी को पहले काट लिया जाता है, या फिर ऐसे ही उसको उबाल लेते हैं, उबाल कर हम उसके बाद उसको तुरंत ठंडे पानी में जो है उसको डाल के उसको छान लिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को इसमें मारा जाता है, मर जाते हैं उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं। तो हमारा आंसर 81 का क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं कि अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाली बैक्टीरिया क्या होते हैं, विकसित होते हैं अम्लीय पीएच पे, क्षारीय पीएच में, या फिर न्यूट्रल पीएच पे, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो न्यूट्रल पीएच पे, यानी वो न्यूट्रल पीएच पे क्या होते हैं कि वो विकसित होते हैं। ठीक, वो न्यूट्रल पीएच पे विकसित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं कि यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें ऑर्गोट, फ्यूजेरियम, एफ्लाटॉक्सिन या पेनिसिलियम, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, क्या, एफ्लाटॉक्सिन। 83 का क्या हो जाएगा, एफ्लाटॉक्सिन हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एफ्लाटॉक्सिन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 84 पे चलते हैं कि प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है बताइए। 50 ग्राम, 0.5 ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से, या 1 ग्राम पर ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से, या 2 ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा बताइए। तो जो प्रौढ़ व्यक्तियों होते हैं ना, उनमें प्रोटीन की बात करें ना अगर हम, तो उनकी आवश्यकता कितनी होती है, 1 ग्राम। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आइए
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 पे। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुप्त दैनिक हिस्सा होता है प्रति ग्राम दिन। देखिए अगर ऑप्शन तो 50, 57, 63 या 68। हमारा आंसर इसका क्या होगा बताइए, 85 का आंसर क्या होगा। तो अगर हम 85 के आंसर की बात करें ना, तो जो 85 के आंसर की बात करें हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दिया है ना ये गलत दिया है, यहाँ होगा 46। ठीक, और यहीं पे अगर हम लड़कों के बारे में पूछिए तो किशोरियों के लिए पूछा है, और अगर यहीं पे लड़कों के बारे में किशोरों के लिए पूछ लिया होता तो हम क्या कहते, यहाँ पे हो जाता 55। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ 46 होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 86 पे चलते हैं। पीने का पानी टीडीएस होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसमें देखें लीटर 50 माइक्रोग्राम पर लीटर, या 300 से 50, या 500 से 600, या 550 से 150, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि 50 से 150। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 87 पे चलते हैं कि मंद बुद्धि में किस कमी के कारण, मंद बुद्धि निम्न में से किसके कमी के कारण होती है। ठीक, तो ये मंद बुद्धि अगर हम ऑप्शन देखें तो किस विटामिन की कमी के कारण, या जो कैल्शियम खनिज है, तो हम अगर ऑप्शन देखें तो विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम या लोहा। बताइए ये जो मंद बुद्धि होता है ये किसके कमी से होता है। तो अगर हम बात करें तो ये आयोडीन होता है ना, ये जो होता है ये बच्चे में मंद बुद्धि के कारण होता है। अगर माँ के आहार में आयोडीन की कमी पाई जाती है तो बच्चा मंद बुद्धि का होगा, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास बाधित पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आयोडीन। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 88 पे चलते हैं कि जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा का अभिव्यक्त होती है एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर, अंतर्निर्भर चर या सहसंबंध चर। बताइए ऑप्शन ए का क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शन इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 88 का, तो हमारा आंसर होगा आश्रित चर। क्या होगा, 88 का आंसर होगा आश्रित चर। ठीक, तो हम आश्रित चर हमारा आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 89 पे चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदाय में, एक रूपीय समुदाय में, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में, या उपयुक्त तीनों में। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण की बात करें ना, तो सामाजिक नियंत्रण एक तरीका से तो हमारे परिवार से स्टार्ट होता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और वो जन समुदाय, फिर राज्य, फिर देश, फिर विश्व में फैल जाता है एक तरीका से देखें तो हमारा जो ये सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो ये छोटे समुदाय में भी होता है, एक रूपीय समुदाय में भी, और धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में भी। तो हमारा आंसर उपयुक्त तीनों सही है। ठीक, 89 का हमारा क्या होगा, 89 का हमारा उपयुक्त तीनों होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 90 पे चलते हैं। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। चार्ल्स कूले, गुरविस तथा मुरे, लेपियर या कार्ल मैनहीम। बताइए चेतन, और हम लोग पहले की भी क्लास में इसके बारे में चर्चा किए थे, मैंने आप लोग को डिटेल में इसको समझाया था। ठीक, तो चेतन और अचेतन का किसने व्याख्या किया है, तो ये जो चार्ल्स कूले है ना, इन्होंने ही क्या किया है, चेतन व तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। ठीक, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 पे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, ऑप्शन देखिए, परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, ठीक, या फिर माता एवं शिशुओं की देखभाल, या उपयुक्त में से सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र की बात कर रहा है, क्या राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 91 का, हमारा 91 का आंसर होगा बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 92 पे। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। ठीक, निरकुंज शैली, अभिव्यक्ति शैली,
ज्ञाप्रद शैली या आक्रामक शैली शैली बताइए कौन सा होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा निरकुंज शैली, जिसमें क्या होता है ना, माता पिता जो होते हैं वो अपने जो बच्चे होते हैं ना अपना प्रभुत्व जमाए रहते हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो उसके काम को वो अच्छा ना बोल के जो अपना जो चीज है उसको उनको ऊपर थोपते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो अगर वो बच्चा स्वतंत्र रहना चाहे तो उसको स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता। इसमें माँ बाप 24 घंटा अपने बच्चे के हर वर्क पे निगरानी करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, निरकुंज शैली। इसको हिटलर टाइप के अभिभावक पेरेंट्स भी बोला जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर ए सही है। चलिए आइए बात करें अगर हम 93 की, तो निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। चावल की प्रोटीन, ठीक, ऑप्शन क्या है, चावल की प्रोटीन, जेलेटिन, दाल प्रोटीन या अंडा प्रोटीन। बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हमारा इसका आंसर भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जेलेटिन। ठीक, ये क्या है, ये एक प्रकार का अपूर्ण प्रोटीन है। ठीक, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 94 पे चलते हैं कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। अगर ऑप्शन देखें, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। बताइए खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन क्या है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम ऑप्शन की बात करें तो CHO यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऊर्जा की बात करें तो ये प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है शरीर निर्माण करना। ठीक, अगर हमें पर्याप्त मात्रा में अगर हम CHO नहीं खाते, अगर यूज नहीं करते हैं तो ये प्रोटीन अपना कार्य छोड़कर ऊर्जा देने लगेगा, लेकिन जो इसका मेन कार्य रहेगा वो ये नहीं कर पाएगा, तो शरीर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 95 पे। ओके, तो 95 पे क्या है कि कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। कैरोटीन, ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, तो विटामिन डी। तो बताइए कैरोटीन की जो है ना विटामिन, ये जो है ना ये वसा जो है ये कैरोटीन का शोषण करने के लिए आवश्यक है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी वसा। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं कि दिए गए पदार्थों में से एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। ठीक, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अगर हम बात करें, ऑप्शन देखिए अगर, तो विटामिन ई, फास्फोरस या फिर लौह तत्व या फिर विकल्प सभी सही हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर आप लोग गेस कर चुके होंगे कि ये क्या है। ये नॉर्मली हम अक्सर करके अब ये कॉमन ये क्वेश्चन हो गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट ही हो रहे हैं। तो ये हमारा विटामिन ई क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। वहीं पे और भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों की बात करें तो विटामिन ए, ठीक, और विटामिन सी, ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए विटामिन ई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 97 पे। तो परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं, जो परामर्श प्रक्रिया होता है उसके घटक क्या होते हैं। तो देखिए अगर ऑप्शन, तो परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, ये प्रक्रिया के घटक, ये सभी घटक हैं। ठीक, चलिए तो हमारा आंसर 97 का हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 98 पे कि परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या करना चाहिए। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, विरोध मत का ना होना, दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं, या उपरोक्त में से सभी। तो जो ये 98 है ना, ये 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस 98 का आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी होगा। एक परामर्शदाता जो होता है ना उसको ये तीनों ये सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी जो व्यक्ति है उसको कभी दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे के साथ कभी भी विरोध का मत नहीं होना चाहिए। ठीक, और जो है कि परामर्शी के साथ संघर्ष नहीं विकसित करना चाहिए उसे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक,
तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 99 पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर ऑप्शन देखें 4, 5, 6 या फिर 8, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके कुल कितने कार्य क्षेत्र है, तो ये 6 है। ठीक, 6 है। और वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो जो इसके जो क्षेत्रीय संगठन जो है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, क्या दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, और जो है कि यूरोप है, पूर्वी जो मेडिटेरेनियन है, और पश्चिमी पैसिफिक है। ठीक, तो ये इसके 6 कार्यालय क्षेत्र है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें लुडविग रासमन ने, एस रसले ने, कोफी अन्नान ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुडविग रासमन ने। ठीक, इसकी क्या है, लुडविग जो है रासमन ने ही इसकी स्थापना में जो है कि भूमिका निभाई थी। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें इसकी स्थापना की तो 11 दिसंबर जो है ना, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ।